10th और 12th तक 99% बच्चों को जानकारी नहीं होती डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा होता क्या है। यस। क्या मीडियम क्या रखें। अच्छा। क्योंकि मध्य प्रदेश जैसी जगहों पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी स्टूडेंट को इन विषयों को पढ़ते समय सिर्फ एग्जाम पास करना नहीं, बल्कि अब तो किसी शहर का इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर सही स्टूडेंट हैं तो वो घर में बैठ के भी सिलेक्टेड है, और नहीं माता पिता की सर एक चिंता ये होती है कि तैयारी पे पैसा कितना खर्च होगा। जो शब्द है ना मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, ये दरअसल 2 प्रकार से काम करता है। जी। नमस्कार, मैं हूं उमेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं स्कूल खबर। स्कूल खबर के स्पेशल सेगमेंट विजय पथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम तमाम एपिसोड आपके लिए लेकर आए हैं पिछले, और इस बार भी एक ऐसा विषय लेकर के आए हैं जो आपको देश प्रेम और देश के लिए कुछ कर गुजरने का मौका देने वाला है। जी हाँ, यूपीएससी की मैं बात कर रहा हूं। यूपीएससी का नाम अक्सर आपने सुना होगा, लेकिन यूपीएससी की तैयारी कैसे की जाती है, यूपीएससी की तैयारी किताबों से बाहर कैसे की जाती है, और इस तमाम तैयारी के लिए मंतव्य क्या बनाना होता है, आपको किस तरह के ऐसे स्टेप्स उठाने लाइफ में जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सभी विषयों पर हम आज बात करने जा रहे हैं। और मुझे लगता है इस एपिसोड को आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये एपिसोड सिर्फ एक एपिसोड नहीं है, बल्कि इस पूरे देश को एक नई ऊंचाई देने के लिए जिस तैयारी को हमको करना होता है, उस विषय को लेकर के आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा मुकाम देगा जो बहुत ज़रूरी है। इस प्रोग्राम के आपने तमाम एपिसोड पहले देखे हैं, और उसी क्रम में अब हम आज बात करेंगे यूपीएससी एग्जाम तैयारी की, कि यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कैसे की जाए, उनकी तैयारी में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। इंदौर में अगर बात करें तो ऐसे कौन से संस्थान हैं जहां पर इसकी तैयारी होती है, और वो तमाम सारे सवाल और उसके जवाब देने के लिए हमारे सामने एक बहुत महान हस्ती इस वक्त मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। मैं आपका परिचय सबसे पहले करा दूं सर से। सिद्धांत जोशी जी हैं, आप एमडी हैं। इंदौर में बहुत बड़ा एक संस्थान है कौटिल्य एकेडमी। कौटिल्य एकेडमी में बहुत लंबे समय से आप सेवाएं दे रहे हैं, और मध्य प्रदेश के तमाम जो आज बड़े बड़े अधिकारी हैं, मैं छोटे शब्द समझता हूं सर के लिए, लेकिन उन्होंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया और आज वो इस देश की सेवा में लगे हुए हैं। तो सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। मैं पहला प्रश्न आपसे सर मैं सिर्फ एक करना चाहूंगा। मैं आपकी बात भी सुनूंगा, मैंने आपको रोका, लेकिन मैं माफी चाहता हूं। लेकिन सर, पहला सवाल मेरा यही होगा कि इतनी सफलतम ऊंचाइयों पर जाने के बाद पहला सवाल यही है कि आप महसूस कैसा करते हैं? पहले तो नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। मैं इस बात की शुरुआत आपकी ही एक बात से करना चाहूँगा। आपने इंट्रोडक्शन में बहुत प्यारी सी बात कही जी, वो ये थी कि इस संस्थान में सेवाएं दे रहे हैं। इससे पहले जब कभी किसी ने इंट्रोडक्शन दिया ना, वो एमडी हैं, डायरेक्टर है, ये रूप में दिया था जी। और आपने जो शब्द यूज़ किया सेवाएं दे रहे हैं, ये आपके उस क्वेश्चन का आंसर भी है कि कोई ऊंचाई नहीं है, अभी तो शुरुआत हुआ है ना? बिल्कुल। यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, और यही सेवाओं का ये फल है कि जो स्टूडेंट्स हैं जिस तरीके से उन्होंने मेहनत किया, उस मेहनत का ही रिजल्ट है कि कौटिल्य एकेडमी अपने आप में ऐसा नाम है जिसने सफलता के विकल्प के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। जी 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 सर, मेरा जो सवाल है उसका जवाब मुझे मिला है, पर मैं चाहता हूं कि बच्चों को जो सवाल हैं उनके भी हम जवाब दें। सिलसिलेवार मेरा आपसे प्रश्न होगा। पहला प्रश्न सिर्फ यही है कि जो बच्चे हमें देख रहे हैं, चूंकि हम स्कूलों की बात करते हैं और स्कूल तक हम सीमित रहते हैं, तो स्कूल की अगर बात करें और बच्चों की बात करें, एक 10वीं क्लास का बच्चा या 12वीं क्लास का जो बच्चा है, यदि उसके दिमाग में आता है कि उसको IAS IPS या किसी भी शासकीय सेवा में जाना है या एक प्रशासनिक सेवा में जाना है, तो उसकी तैयारी उसको करना होगी, तो वो क्या 10वीं या 12वीं के बाद उसकी शुरुआत कर सकता है, या उससे पहले उसको कहीं शुरुआत करना होगी? एक मजे की बात बताऊं मैं आपको, जो ग्रेजुएशन, PG या PhD के बाद भी हमारे पास तैयारी के लिए आते हैं जी, हम उनकी पढ़ाई की शुरुआत NCERT के बुक से करते हैं जी, और वो भी NCERT के बुक्स जो 6th 7th 8th के हैं जी। तो अब आप खुद सोचिए कि अगर 10th 12th में कोई स्टूडेंट जागरूक हो जाए कि मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, तो मुझे लगता है जब जागो तब सवेरा। जहां आपने ये तय कर लिया कि आपको सिविल सर्विसेज की ओर जाना है, अगर आप उस टाइम पे उसी क्लास से अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कर लें तो निश्चित रूप से आपके जो नींव है वो मजबूत होते जाता है। अदरवाइज यहाँ आओगे तो हम पढ़ाई तो 6 से ही स्टार्ट करवाएंगे, उससे ज्यादा अच्छा है वहीं से पढ़ लें। जरूर, बहुत बड़ी बात है। हम अक्सर ये सोचते हैं दोस्तों कि बचपन जो है वो खेलने के लिए होता है, लेकिन बचपन के बाद एक दरवाज़ा ऐसा आता है और एक चौखट ऐसी आती है जहाँ से आपको फैसले लेना शुरू करना पड़ते हैं। तो शायद सर ने जो बात कही NCERT की, ये वही बात है कि वहाँ से आपके जीवन की एक
शुरुआत होती है और एक पौध जो है उसकी नींव रखने की बात आती है यहाँ पर। सर मेरा प्रश्न दूसरा ये होगा कि यदि बच्चा एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ता है तो कैसे किस तरीके से उसको एक दूसरी नज़र से देखा जाए? क्या रेगुलर जो पढ़ाई है वही सिंपल पढ़ाई होगी या उससे हटके कुछ और भी उसको ऐसी तैयारी करना चाहिए जो आगे 2-4 साल बाद जाके उसको काम आएगी? इस प्रश्न को समझने के लिए थोड़ा सिविल सर्विसेज उस एग्जाम और उस पूरे नेचर को समझते हैं जी, तो उसको बहुत अच्छे से अपन डिस्क्राइब कर पाएंगे और शायद दर्शकों को अच्छे समझ में भी आ पाएगा। जी, क्या होता है कि अगर किसी को कलेक्टर बनना है या किसी जिले का प्रशासन संभालना है जी, तो उसको किन चीजों को समझना पड़ेगा, ये समझें तो सिलेबस क्लियर हो जाएगा। श्योर। अगर कोई एक प्रशासनिक अधिकारी है वहाँ की मिट्टी को समझता हो जी, तो उस मिट्टी में कौन सा क्रॉप होगा, उस क्रॉप के अनुसार वहाँ के लोगों की इकोनॉमी कैसी होगी, इकोनॉमी ऐसी है वहाँ के लोगों का सोचने समझने की क्षमताएं कैसी होंगी, वहाँ कौन सा प्लान एग्जीक्यूट किया जा सकता है। जी, सिर्फ सॉइल समझ ले, मिट्टी को समझ जाए तो इतनी सारी चीजें वो एनालिसिस किया जा सकता है। दैट मीन्स बेसिक जियोग्राफी पढ़ना पड़ेगा। किसी भी बात को समझने के लिए बैकग्राउंड आना जरूरी है। दैट मीन्स आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। जी, कोई भी काम संविधान के दायरे से बाहर नहीं हो सकता। भारत का संविधान पढ़ना पड़ेगा। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी किसी भी पद पे किसी भी ऑफिस में रहे उसको अपने जिले अपने संस्थान का बजट बनाना पड़ेगा। बेसिक इंडियन इकोनॉमी समझना पड़ेगा और आपकी जो सोच समझ है वो साइंटिफिक होना चाहिए। तो बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 5 ही विषय हैं जो इसके सिलेबस का आधार बनाते हैं। जियोग्राफी, हिस्ट्री, साइंस टेक्नोलॉजी, पॉलिटी और इकोनॉमी। और ये 5 विषय कंपलसरी है अप टू 10th। अच्छा, 10th के बाद आप एक स्पेशलिस्ट हो जाते हैं, वैकल्पिक हो जाता है। बिल्कुल, अगर वैकल्पिक विषय जो लिया तो वो हो गया, अदरवाइज 10th तक आप सारे विषय पढ़ रहे हैं और इसीलिए 10th तक की जो ये पढ़ाई है ये ही नींव का काम करता है। जी। सिविल सर्विसेज अगर किसी ने सपना देखा है तो उनको इन विषयों पर सामान्य जानकारी लेकिन विशिष्ट तरीके से। अच्छा, जब मैं कहता हूँ सामान्य जानकारी विशिष्ट तरीके से मतलब ये हो जाता है कि आपको इन विषयों को जोड़ना आना चाहिए। अगर जियोग्राफी इस प्रकार से यहाँ पर्वत पठार मैदान है, ये नदी है, तो वहाँ का इतिहास कैसा होगा? इतिहास और भूगोल अलग अलग नहीं हो सकते, ये आपस में जुड़े हुए हैं। अगर ये दोनों वैसे हैं तो संविधान उसी के अनुसार बनेगा। श्योर। तो ये सारे विषय अल्टीमेटली अलग अलग नहीं बल्कि जुड़े हुए हैं। तो स्टूडेंट को इन विषयों को पढ़ते समय सिर्फ एग्जाम पास करना नहीं बल्कि अपनी समझ विकसित करना, ये अप्रोच रखना पड़ेगा। यानी सिर्फ अंकों तक सीमित ना रहे बच्चे, ये कह सकते हैं। जनरली होता है कि हमारे पढ़ने की पद्धति में एक ही व्यवस्था है कि भाई मैक्सिमम मार्क्स ले आओ, काम खत्म हो गया। कभी कभार बड़ा दुख होता है क्योंकि मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं टॉपर से मुलाकात होती है मेरी। अब ये जो टॉपर्स हैं एमपी में रैंक 1, 2, 3, 4 है, 12th पास आउट है या 10th के टॉपर्स हैं, पर इनसे बेसिक बातें पूछ लो तो नहीं आता है, तो वो नहीं पता है, नहीं आता है। तो दैट मींस उन्होंने अपने एग्जाम के लिए पढ़ाई शानदार की, मार्क्स कंप्लीट ले आए, लेकिन बेसिक विषयों पर समझ विकसित नहीं की और ये गलती कई बार घातक हो जाता है। तो जो आपने क्वेश्चन किया था कि कैसे पढ़ना चाहिए विषयों को, तो मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम ओरिएंटेड नहीं, नॉलेज ओरिएंटेड पढ़ें। नॉलेज सही होगा तो एग्जाम भी सही हो जाएगा, ये प्रिपरेशन भी स्टार्ट हो जाएगी। सर इन बिटवीन जब बच्चा तैयारी करता है और मैं बात करता हूँ अप टू 12th, उसके मन में शंकाएं भी होंगी बहुत सारी, तो आप तो बहुत अच्छे से समझते हैं कि बच्चे किस तरह की शंकाएं लेकर के आते हैं, तो क्या कुछ ऐसे उदाहरण आप दे पाएंगे 2-3 और उनके समाधान जो बच्चों से शंकाएं अक्सर लेके आते हो आपके पास या आपने देखा हो कि कई प्रकार लगभग 1-2 कोई ऐसे जो? जैसे पहला तो ये कि 10th और 12th तक 99% बच्चों को जानकारी नहीं होती डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा होता क्या है। यस, करेक्ट, पहला पॉइंट। करेक्ट। तो जब जैसी जानकारी मिलेगी प्रशासनिक अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर, आईएएस, आईपीएस, तो पहला शंका आता है ये हम भी बन सकते हैं क्या? जी। उनको लगता है कि शायद इसके एग्जाम या ये जो लोग हैं कहीं और से आते हैं, ऐसा नहीं है। आप जैसे सामान्य स्टूडेंट्स ही जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और स्कूल की पढ़ाई के साथ अगर जागरूकता के साथ अपने डेस्टिनेशन तय कर लें, तो अभी मेरे पास जो एग्जांपल्स हैं लास्ट 2021 के रिजल्ट में गुना से और शिवपुरी से बच्चे हैं जो गांवों से आए हुए थे यहाँ पर स्टडी के लिए और अंडर ग्रेजुएट बैच में ज्वाइन किया, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के एक का प्रॉपर 22 साल में आईएएस बन जाना, ये मतलब ये एक ड्रीम होता है किसी का। 21 साल के बिना आप फॉर्म नहीं भर सकते और 22 साल में डायरेक्ट आईएएस बन जाए, थोड़ा सोच के देखें। तो ये तभी पॉसिबल है जब सही समय पे तैयारी स्टार्ट हो जाए, और अगर ये हो गया है तो फिर हाँ आप भी बन सकते हैं, बशर्ते कि आप जागरूकता के साथ अपने काम करें। तो पहला डाउट ये होता है कि हम भी कर सकते हैं क्या, तो मैं कह रहा हूं कि हाँ आपकी सारी क्षमताएं हैं, तो सिर्फ एग्जाम का प्रिपरेशन करना एक मात्र तरीका है, और जानकारी नहीं होने से ना लोग फॉर्म भरते हैं ना प्रिपरेशन करते हैं। हाँ, दूसरा एक डाउट और होता है कि हम मीडियम क्या रखें। अच्छा, क्योंकि मध्य प्रदेश जैसी जगहों पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी हिंदी लैंग्वेज में बातचीत कर रहे हैं। हम हिंदी बेल्ट है इसलिए शायद दिक्कत है, तो ये डाउट है, दिक्कत नहीं है जी।
तो आपके स्कूल का जो मीडियम है आपको उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि जो एग्जाम है वो तो विषयों का है, और विषयों में अगर आपने इंग्लिश मीडियम किया, आपने प्लेट्यू रिवर पढ़ा हुआ है, तो मैं पठार और नदियां बोलूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि आपने टेक्निकल टर्म इंग्लिश में पढ़े हुए हैं। वैसे अगर हिंदी में पढ़े इंग्लिश में आएगा तो प्रॉब्लम होगा। तो जो आपके स्कूलिंग का मीडियम है वही आपका आधार बनता है, उस लैंग्वेज को अच्छा करें, उस पर अपनी ग्रिपिंग बढ़ाएं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम, ये तो माध्यम है अपने एक्सप्रेशन के। विचार किसी भी भाषा में आए, अगर सही है तो ही मार्क्स मिलेंगे। तो लैंग्वेज सिर्फ माध्यम है, अपने लैंग्वेज और पकड़ ठीक बना ले अगर, तो मुझे लगता है कि दोनों ही मीडियम से टॉपर्स आते हैं। सर, जो बच्चे को मनोबल को बनाए रखना होता है उसका क्या समय अवधि है? क्योंकि ये तो बड़ा ऐसा प्रश्न है, मुझे लगता है आप भी सोचेंगे कि सर ने कैसा प्रश्न किया, लेकिन बड़ा मुश्किल आंसर हो सकता है इसका कि मनोबल जो है उसको बनाए रखने के लिए। क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ और बहुत सारे लोग और अभिभावक भी देखते होंगे कि बच्चे तैयारी करते हैं लेकिन सफलता कब मिलेगी ये एक प्रश्न चिन्ह उनके लिए हो जाता है। तो ऐसे में ये बड़ा उनके दिल में सवाल है। सर, जो शब्द है ना मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, ये दरअसल दो प्रकार से काम करता है जी। पहला पॉजिटिव मोटिवेशन, दूसरा नेगेटिव मोटिवेशन जी। जो भी मोटिवेटेड लोग हैं या जिन्होंने कुछ भी किया है उनके जीवन में मोटिवेशन हमेशा बना रहा है। एक बार और समझें कि मोटिवेशन बाहरी नहीं है, ये आंतरिक है जी। अगर आप मोटिवेटेड होंगे तो अपने कार्य को अच्छे से करेंगे, और नहीं तो सामान्य कार्य भी करने में दुविधाएं और अड़चनें हमेशा रहेंगी। तो पहला पॉजिटिव मोटिवेशन, थोड़ा सोच के देखिए कि अगर आपने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया तो आपको, आपके परिवार को, आपके नाम को किस प्रकार से लिया जाने वाला है, आपको समाज में क्या स्टेटस मिलने वाली है, आप जीवन किस प्रकार से जीने वाले हैं। और वहीं अगर ये नहीं हुआ तो क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। अगर इन दो बातों पर प्रॉपर वे में चिंतन कर लिया जाए तो मुझे लगता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मोटिवेशन है जो हर व्यक्ति को, हर स्टूडेंट को स्टूडेंट लाइफ में आगे बढ़ाते हैं। परिजन की सर क्या भूमिका हो सकती है बच्चों के लिए जो तैयारी करते हैं उनके लिए? बहुत ज्यादा। देखिए, परिजन ही है जो हमारा परिवार है, यही है जो हमें नैतिकता भी सिखाता है, हमारे जीवन का आधार भी बनाता है और हमें सपोर्ट भी करता है। दरअसल सिविल सर्विसेज की तैयारी धैर्य के साथ वाला है। यहाँ अगर आप में पैशंस नहीं है, अगर आपको परिवार से समर्थन नहीं है, तो जल्दबाजी में पूरी तैयारी के बाद भी मैंने लोगों को बाहर होते देखा है। और वहीं मेरे पास ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जिन्होंने 39th ईयर में जाकर टॉप किया है। दैट मीन्स फैमिली का अगर सपोर्ट है तो ये एक कई बार दीर्घकालिक प्रक्रिया हो जाती है। लॉन्ग टर्म प्रोसेस में आपको परिवार का सपोर्ट ये पहली अनिवार्यता है। तो परिजनों की जो सहायता है ये अनिवार्य तत्व है। तो सर, जो हम अब आते हैं कोर्स पर कि यूपीएससी के कोर्स की तैयारी अगर कोई करना चाहता है तो उसमें अलग अलग जो 2-4 प्रकार हैं खास वो थोड़ा सा अगर आप बता सकें, और वो कहाँ कैसे तैयारी बच्चे कर सकते हैं उसकी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस समय हमको देख रहे हैं। दरअसल अभी जो शुरुआत में हमने बात की थी जी, तो उसके ही आधार पर हमने 3 प्रकार के कोर्स कौटिल्य एकेडमी में डिसाइड किए, और अब बाकी भी सब जगह ऑलमोस्ट इस प्रकार कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें से सबसे पहला है आफ्टर ग्रेजुएशन। चूंकि ग्रेजुएशन के बाद ही सिविल सर्विसेज एग्जाम दिए जा सकते हैं। अपियर होने के लिए बेसिक जो अनिवार्यता है ग्रेजुएशन का कंप्लीट होना और 21 वर्ष का पूरा होना। तो कई बार स्टूडेंट ग्रेजुएशन के बाद जाग जाते हैं, जब जागो तब सवेरा वाली स्थिति है। पर कुछ लोग जिनके घर में पहले से ऐसा माहौल हो, मोटिवेशन हो, तो आफ्टर 12th भी ज्वाइन करते हैं। और 12वीं के बाद जो 3 इयर्स बैच है, संकल्प बैच हमारा, उसमें उसके माध्यम से हम 3 इयर्स कंप्लीट प्री मेंस इंटरव्यू की तैयारी, पहले साल में सब्जेक्ट से परिचय कराना, सेकेंड ईयर में राइटिंग स्किल डेवलप करना। क्योंकि हमारे यहाँ एक समस्या है, हमारे मतलब हम भारतीय लोगों की बात कर रहा हूँ, हम लिखने से बचते हैं। हाँ जी, भारत का इतिहास भी भारतीयों ने नहीं लिखा है, नहीं लिखा, करेक्ट। तो हम लिखने से बचने वाले लोग हैं। तो सेकंड ईयर में हमको पूरा राइटिंग स्किल पे काम करना पड़ता है, और थर्ड ईयर में पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट करना पड़ता है। तो 3 इयर्स बैच होता है आफ्टर 12th। और कुछ ऐसे पेरेंट्स थे जिन्होंने कहा कि आफ्टर 10th क्या करें फिर, तो क्यों ना हम 10th के बाद, तो पेरेंट्स के डिमांड पे हमने एक 5 ईयर बैच भी स्टार्ट किया था। अच्छा। जो 10th के बाद 11th से स्टार्ट होता है। हम 11th 12th में भी जो भी उसका सब्जेक्ट था उसके साथ बेसिक्स तैयार करवाते हैं, और फिर सिलेबस के अनुसार ग्रेजुएशन तक कंप्लीट करवाते हैं। तो एक 10th के बाद का 5 ईयर बैच है, आफ्टर 12th 3 ईयर बैच है, और ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में उसके बाद आए तो 1 ईयर बैच है। दरअसल इस डिफरेंस के पीछे एक रीजन मानसिक या फिर वो मैच्योरिटी लेवल का होना भी है जी। 10th पास बच्चे का जो मेंटल लेवल है, जो मैच्योरिटी है, वो ग्रेजुएशन वाले के बराबर नहीं हो सकता। तो हमको भी उस क्लास को वैसा ही डायरेक्शन देना पड़ता है, वैसा मोल्ड करना पड़ता है, ताकि उनकी मनोभावनाएं भी वैसी बनी रहे, स्टडी भी उस लेवल पे हो, और उस समय तक तैयार हो जाए। जी जी जी। माता पिता की सर एक चिंता ये होती है कि तैयारी पे पैसा कितना खर्च होगा, क्योंकि अमूमन सबका, हम जो भी एक मध्यम परिवार है या वो जो बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, वो सबकी सोच है। तो क्या एक ऐसा कोई एक अंदाजा हम ले सकते हैं कि कितने तैयारी में पैसा खर्च हो सकता है एक बच्चे को अगर वो यूपीएससी तैयारी करता है?
इसको मैं थोड़े दूसरे एंगल से बात करना चाहूँगा। प्लीज। अगर आप किसी छोटे से भी अच्छे शहर के किसी स्कूल की बात कर लें जी, तो एक नर्सरी की फीस कितनी चल रही है? अच्छा स्कूल अगर है तो सर लगभग 50,000 मिनिमम है। हाँ। और इंदौर, भोपाल, जबलपुर जैसे शहरों में आ जाए तो नर्सरी की फीस कितनी है? ये 2 गुना मान लीजिए आप, इसको और अधिक बल्कि 1 से 1.5 लाख रुपए नर्सरी की फीस है। अगर मैं उससे कंपेयर करूं तो बहुत ही नगण्य खर्चा है। अच्छा। क्योंकि अगर नर्सरी में आप 1-1.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं तो यहाँ तो उसकी तुलना में कोई खर्च नहीं है उसका कोई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तैयारी में पैसे का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आपके डेडिकेशन, आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रेटजी और आपका जो कठोर परिश्रम है, ये चीजें सही डायरेक्शन में है। तो अभी अगर आप रिजल्ट्स देखें तो कई बार ये न्यूज आ रहा है कि फलाना ठेले वाले के बेटे ने आईएएस टॉप किया, सब्जी बेचने वाले के बच्चे ने डिप्टी कलेक्टर बने। तो इस प्रकार के न्यूज अब आ रहे हैं और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि अब ये एग्जाम एलीट क्लास के लिए नहीं बल्कि अपने आप को प्रूव करने वालों के लिए लाया गया है। तो जिनके घर में ठीक नहीं था लेकिन वो अब अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चे बहुत तेजी से उठ के सामने आ रहे हैं और रिजल्ट्स भी वहां से बहुत अच्छे आ रहे हैं। सर ये कहते हैं अक्सर कि मध्य प्रदेश से जो बच्चे आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं वो दिल्ली जाके बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, ऐसा अमूमन सुनने में आता है। तो ये जो कहीं सुनी बातें हैं इनको आप क्या कहेंगे? क्या दिल्ली जाके वाकई में तैयारी होती है या मध्य प्रदेश अपने आप में एक ऐसा डेस्टिनेशन बन गया है? क्या होता है कि कुछ चीजों के लिए कुछ जगहों का नाम अपने आप स्पेसिफिक होता जाता है। जैसे अगर आप आईआईटी और नीट की बात करें तो कोटा एक बड़ा सेंटर है ना, यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली एक बड़ा सेंटर है। लेकिन अब उसके साथ साथ साउथ में देखें तो बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद ये भी सेंटर ग्रुप में उभर रहे हैं। इंदौर अपने आप में एजुकेशन हब बना हुआ है। तो ये सारी चीजें देखिए, किसी शहर का इंपॉर्टेंस नहीं होता। अगर सही स्टूडेंट हैं तो इंदौर से भी रिजल्ट है जी। और कई ऐसे स्टूडेंट जो दिल्ली जाके वापस आए हैं तो फिर उनसे पूछा जाएगा तो दिल्ली का दूसरा एंगल बताएंगे जी। तो किसी शहर का इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर सही स्टूडेंट हैं तो वो घर में बैठ के भी सिलेक्टेड है और नहीं तो दिल्ली जाके वापस आए हैं। तो दिल्ली में चूंकि लोक सेवा आयोग का मुख्यालय है तो इंटरव्यू देने सबको वही जाना है। तो इंटरव्यू चूंकि वहां होता है इसलिए रिजल्ट्स वहां से ज्यादा दिखाई देते हैं। सर अंत में चलते चलते सिर्फ आपसे 1 मिनट लूंगा, एक ऐसा मैसेज जो आप लगता है कि ये हमारी चर्चा के दौरान नहीं आ पाया, एक बच्चों के लिए एक मैसेज या उनके पेरेंट्स के लिए कोई एक मैसेज। दरअसल स्कूल लाइफ में स्टूडेंट के पास कोई जानकारी नहीं होने से वो डॉक्टर, इंजीनियर से आगे अभी तक नहीं सोच पा रहे थे जी। हालांकि अब गूगल के एज में आने के बाद उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज और बिजनेस से लेकर एंटरप्रेन्योरशिप तक हर चीज के कई डायमेंशंस खुले हुए हैं जी। सही दिमाग के स्टूडेंट्स बहुत तेजी से अपने पॉकेट मनी को छोड़कर बिजनेस स्टार्ट करना या फिर किसी पर बोझ न बनना जैसे छोटी बातों को लेकर अपना काम स्टार्ट करते हैं और बिजनेस टाइकून बनते हुए देखा है हमने। लेकिन एक बात समझना पड़ेगा कि देश का कल्याण, समाज का कल्याण अल्टीमेटली आज भी प्रशासनिक अधिकारियों पर टिका हुआ है जी। अगर आपके जिले में सही बिजनेस ग्रोथ हो रहा है दैट मींस आपका कलेक्टर भी सही होगा। तो अगर आपके दिमाग में लगता है कि क्षमताएं हैं, आपको अपने ऊपर भरोसा है, तो ये जो क्षेत्र है सिविल सेवा, ये सही ब्रेन के सही लोगों के लिए है। अगर आपको लगता है कि आपकी क्षमता है, आप ईमानदार हैं, आप देश के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो सिविल सर्विसेज एक ऐसा एरिया है जो आपको अपने आप को प्रूव करने का चांस देता है। तो स्कूल के साथ सही टाइम पे जागरूक हो जाना और सही तरीके से तैयारी करना, मैं कह रहा हूं कि आज इससे सरल कोई तरीका नहीं अपने आप को प्रूव करने का, बशर्ते कि आप सही टाइम पे चालू कर लें। निश्चित ही मुझे लगता है हमने बहुत सारी चीज़ें दर्शकों हमने कवर की हैं। हमने मोरल पहलुओं को भी यहाँ पर टच करने का प्रयास किया, उसको छूने की कोशिश की। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सारे सहयोग के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। तो पूरा जो प्रोग्राम था वो आपने देखा। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आप इस प्रोग्राम को देख करके अपने जो आंसर्स हैं वो ज़रूर देंगे, हमें रिप्लाई देंगे और ये देखें कि कैसे इस प्रोग्राम को आप बेहतर बना सकते हैं। जो नंबर और जो मेल आईडी आपको सामने दिख रहा है इस पर जवाब ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।